दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग अप्रैल 2024 की जो प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन है उसको कवर करेंगे और इस करंट अफेयर्स के मंथली मैगजीन के पूरे निचोड़ को, यानी वैसे पॉइंट्स जो आगामी एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उन पॉइंट्स को चुन करके हमने 100 MCQ का सहारा लिया है और इन 100 MCQ के माध्यम से हम लोग इस पूरे बुक को अच्छी तरह समझ जाएंगे। इस MCQ के साथ हम लोग जहाँ भी ज़रूरत होगी कि कंटेंट को समझने के लिए एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है, वहाँ हम लोग एक्सप्लेनेशन का सहारा लेंगे। और दोस्तों, एक्सप्लेनेशन आप ध्यान से सुनिएगा, साथ ही फ़ोटो का सहारा लेंगे, इमेजेस का सहारा लेंगे और चार्ट का भी सहारा लेंगे। तो चलिए दोस्तों, अंत तक बने रहिएगा। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को लाइक्स, वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता पारित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन है आपके सामने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा या गुजरात। तो सही उत्तर है दोस्तों उत्तराखंड। अब आइए इसको समझते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 उत्तराखंड में पारित। उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने हेतु समान नागरिक संहिता विधेयक 2024 विधानसभा द्वारा 7 फरवरी 2024 को ध्वनि मत से पारित किया गया। ठीक है, 7 फरवरी 2024 को। ठीक है, उत्तराखंड विधानसभा द्वारा। चूँकि यह विषय जो समान नागरिक संहिता है, यह समवर्ती सूची का विषय, तो समवर्ती सूची के विषय होने के कारण विधानसभा द्वारा पारित इस विधेयक को राज्यपाल द्वारा आगे राष्ट्रपति को संदर्भित किया जाएगा। आपने पॉलिटी में ये सब चीज़ पढ़ा ही होगा भारत के संविधान में कि समवर्ती सूची के विधेयक पे राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक होती है। राष्ट्रपति के अनुमोदन के पश्चात ही यह विधेयक अधिनियमित होगा। अधिनियमित होने के पश्चात उत्तराखंड जो राज्य है, उत्तराखंड स्वतंत्रता के पश्चात देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। वर्तमान में देश में जो गोवा है ना, गोवा में ही समान नागरिक अधिकारों का प्रावधान लागू है। चूँकि यह पुर्तगाली शासन काल से वहाँ लागू है, तो वो स्वतंत्रता के पहले से ही वहाँ लागू है और आज तक चला आ रहा है। तो स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य हो जाएगा उत्तराखंड। ठीक है, समाज में भेदभाव व कुरीतियों को समाप्त करने के लिए लाए गए इस विधेयक के अधिनियमित होने से सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता एवं विरासत के लिए समान कानून का प्रावधान होगा। अनुसूचित जनजातियों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। ठीक है, सहमति संबंध, यानी आजकल जो वर्ड सुन रहे हैं हम लोग, लिव इन रिलेशनशिप, इसको मान्यता इस समान नागरिक संहिता में दिया गया है तथा इसके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रेशन आपको अनिवार्य करना पड़ेगा लिव इन रिलेशनशिप के लिए। लिव इन रिलेशनशिप में पैदा संतान को पैतृक संपत्ति का भी अधिकार विधेयक में बनाया गया है। समान नागरिक संहिता विधेयक को विधानसभा में लाने से पूर्व, विधानसभा में इसको पेश करने से पूर्व इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा किया गया था और इन्हीं के सिफारिशों पे उन्होंने यह विधेयक अपने राज्य में विधानसभा में पारित किया। ठीक है, तो उत्तराखंड। सेकेंड प्रश्न है, समान नागरिक संहिता विषय है, किस सूची का विषय है दोस्तों? राज्य सूची का, संघ सूची का, समवर्ती सूची का। तो अभी हमने पढ़ा इसे, यह समवर्ती सूची का विषय है। और समवर्ती सूची के कारण, समवर्ती सूची में क्या होता है एक बार संक्षेप में समझ लेते हैं। राज्य विधानसभा उसे पारित करता है, राज्यपाल के पास भेजता है, फिर राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुमोदित कराने के लिए वहाँ पे भेज देता है। जब राष्ट्रपति अनुमोदित कर देता है तब उस विषय पे राज्य सरकार कानून बना सकती है। अगला प्रश्न, किसकी अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता विधेयक पारित किया है? तो अभी हमने एक्सप्लेनेशन में देखा, तो ए ऑप्शन सही है, न्यायमूर्ति रंजना प्रसाद देसाई। चौथा प्रश्न लेते हैं दोस्तों, हाल ही में किस न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार देते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? सॉरी दोस्तों, मैंने आंसर ही बता दिया प्रश्न में। तो सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय इसका उत्तर होगा। मैंने ये प्रश्न में ही इसका उत्तर छुपा हुआ है। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुनावी बॉन्ड को रद्द कर दिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने मोदी सरकार द्वारा 2018 में शुरू की गई चुनावी बॉन्ड योजना, आपने सुना होगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम, को असंवैधानिक करार देते हुए 15 फरवरी 2024 को रद्द कर दिया। चुनावी बॉन्ड राजनीतिक दलों को चंदा देने का एक माध्यम
थे, जिनके तहत भारत का कोई भी नागरिक या कंपनी स्टेट बैंक की चुनिंदा शाखाओं से बॉन्ड खरीद कर अपनी पसंद के किसी राजनीतिक दल को गुमनाम तरीके से दान कर सकते थे। तो सर्वोच्च न्यायालय पे ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए रोक लगा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। हाल ही में इसरो द्वारा किस प्रक्षेपण यान द्वारा मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण किया? तो PSLV C56, GSLV F10, PSLV C58 या GSLV F14। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों GSLV F14 के द्वारा यह लॉन्च किया गया। देखते हैं इसके बारे में, इस मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3D के बारे में। तो पृथ्वी एवं महासागर की सतह एवं मौसम के संबंध में सटीक जानकारी के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 3D यानी तीसरी पीढ़ी के मौसम अवलोकन उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र से, जो अपने सबसे शक्तिशाली जो रॉकेट है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी GSLV के माध्यम GSLV F14 के जरिए किया। इनसैट 3DS के सफल प्रक्षेपण के पश्चात इसरो का जो अगला मिशन है ना, वो नासा के सहयोग से निसार है। निसार का पूरा फॉर्म है दोस्तों, आपने सुना ही होगा, कई सालों से ये चला आ रहा है। नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार निसार उपग्रह का प्रक्षेपण, अगला मिशन इसरो का यही है। निसार पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के लिए भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो तथा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का पहला संयुक्त उपक्रम है। इस अर्थ ऑब्जर्वरी के लिए दोनों देशों की एजेंसियों के बीच समझौता 2014 में हुआ था। कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, लगभग 10 सालों से निसार। तो आपने ये भारत की इसरो और अमेरिकी नासा कंपनी की एक ज्वाइंट वेंचर से होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इसरो द्वारा अंतरिक्ष में कचरे की तरह निष्क्रिय पड़े किस उपग्रह को हिंद महासागर में गिराकर नष्ट कर दिया गया? कार्टोसैट 1, कार्टोसैट 2, कार्टोसैट 3 या कार्टोसैट 4? तो सही उत्तर है दोस्तों कार्टोसैट 2। अगला प्रश्न, जनवरी 2024 में देश में कितने आर्द्रभूमि क्षेत्रों को यानी वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों चूंकि हम लोग अप्रैल 2024 का प्रतियोगिता दर्पण देख रहे हैं, तो इसमें जनवरी फरवरी के ही इन्फॉर्मेशन होंगे। तो उस समय का जो करंट अफेयर्स है, तो उसमें 5 रामसर स्थलों की भारतीय वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 5। वर्तमान में जो है ना, वर्तमान में टोटल, एक बार इसको समझते हैं। 31 जनवरी 2024 को देश में 5 अन्य आर्द्रभूमि क्षेत्र यानी वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किया गया। इसके बाद रामसर स्थलों में शामिल भारतीय आर्द्रभूमि की संख्या 80 हो गई। दोस्तों जनवरी में 80 थी, लेकिन वर्तमान में रिसेंट आज के डेट में यानी सितंबर, आज मैं 11 सितंबर 2024 को ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस समय देश में 85 रामसर स्थल हैं। देश में 85 रामसर स्थल है। ठीक है, तो ये जनवरी के अनुसार 80 हो गई। इसका कुल क्षेत्रफल 13.3 मिलियन हेक्टेयर हो गया। रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए गए नए भारतीय वेटलैंड्स में जो 5 रामसर स्थल शामिल किए गए हैं, वो 2, पहले 75 था तो 80 हुआ, फिर 80 से 2 82 हुआ, फिर 82 से 3 और शामिल करके 85 हो गया वर्तमान में। ठीक है, बिहार के भी 2 वेटलैंड्स को शामिल किया गया है। तो जो 5 जनवरी में जो 5 रामसर स्थल शामिल किए गए थे, उसमें 2 तमिलनाडु के थे। कौन कौन? तो कराईवेट्टी पक्षी अभयारण्य और लॉन्गवुड शोला रिजर्व 1 तमिलनाडु के, और 3 कर्नाटक के थे। अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व कर्नाटक, अधनासिनी एक्सुरी कर्नाटक और मगधी केरे संरक्षण रिजर्व कर्नाटक। ये 5 रामसर स्थल शामिल किए गए थे। देश में 5 अन्य रामसर क्षेत्रों यानी वेटलैंड्स को रामसर स्थलों की सूची में शामिल किए जाने के पश्चात देश में कुल रामसर स्थलों की संख्या अब कितनी हो गई है? तो जनवरी के अनुसार 85 हो गई, 80 हो गई थी, और वर्तमान में रिसेंट में हम बता रहे हैं, तो रिसेंट में जो है वह 85 है। आप यहाँ पे एक सूची देख सकते हैं, जो 80 रामसर स्थल है ना, उनकी सारी सूची दे सकते हैं। और मैंने ये सारी सूची है जो 5 जो वेटलैंड से शामिल किए, उसको रेड कलर में आपको दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में शामिल किए गए 5 रामसर स्थलों में किन राज्यों के स्थल शामिल है? तो 2 तमिलनाडु के और 3 कर्नाटक के। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न 10वां प्रश्न, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में निम्न में से किन
नाम या नामों को अब हटा दिया गया है। इंदिरा गांधी, नरगिस दत्त, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में जो इंदिरा गांधी पुरस्कार और नरगिस दत्त के नाम जुड़े होते थे, इन दोनों नामों को अब हटा दिया गया है। ए और बी दोनों को हटा दिया गया है। जो पहले किसी निर्देशन की पहली फिल्म होती थी उसे कहा जाता था इंदिरा गांधी पुरस्कार, अब उसे कहा जाएगा सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म। ठीक है, कुछ चेंजेज किए गए हैं पहले नाम और नए नाम में, उसी को हम लोग देख सकते हैं। तो श्रेणी में था राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सामुदायिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म और पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म। ये पहले तीनों अलग अलग दिए जाते थे, ये तीनों पुरस्कार अलग अलग दिए जाते थे। अब इन्हें क्या कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। अब इन तीनों के जगह पर, तीनों के स्थान पर एक ही राष्ट्रीय सामाजिक एवं पर्यावरण मूल्यों को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ फिल्म, इस नाम से पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक, अभिनेता के लिए जो पुरस्कार दिया जाता था वो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के नाम से राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की जाती थी। अब उसे कहा जाएगा मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार। ठीक, और उसी तरह अभिनेत्री के लिए जो दिया जाता था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, अब उसे कहा जाएगा मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ठीक, पहले सहायक अभिनेता के लिए दिया जाता था जो पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार, तो अब यह कहा जाएगा सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता। ठीक, और पहले सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया जाता है सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री, अब ये उसे कहा जाएगा सहायक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार। ठीक है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा गठित समिति के सुझावों के तहत इंदिरा गांधी व नरगिस दत्त के नाम राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से हटा दिए गए हैं। समिति की अनुशंसा के आधार पर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशियों में भी वृद्धि की गई है। क्या किया गया है, तो सर्वोच्च जो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के तहत 5 लाख रुपए की राशि जो 10 लाख रुपए की राशि जो दी जाती थी उसे बढ़ा करके 15 लाख कर दिया गया है। और इसी के साथ फिल्मों के मामले में स्वर्ण कमल के साथ दी जाने वाली पुरस्कारों की राशि 2 लाख से बढ़ाकर अब 3 लाख कर दिया गया, तथा रजत कमल के साथ दी जाने वाली जो राशि थी 1 लाख उसे बढ़ाकर अब 2 लाख कर दिया गया। तो इन अमेंडमेंट किए गए, इसे 1-2 बार अच्छा से इसको सुनिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएगी। अगला प्रश्न भी इसी से है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कारों के तहत दी जाने वाली पुरस्कार राशि जो पहले 10 लाख दी जाती थी उसे बढ़ाकर अब कितनी कर दी गई है, तो दोस्तों अब उसे बढ़ाकर के 15 लाख कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 से 15 फरवरी 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्न में से किन 2 अरब देशों की यात्रा की? तो कौन से अरब देशों की यात्रा की, तो संयुक्त अरब अमीरात और कतर, इन दोनों की यात्रा 13 से 15 फरवरी के बीच प्रधानमंत्री ने की। याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात और कतर। देखते हैं बारी बारी से। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की संयुक्त अरब अमीरात की आधिकारिक यात्रा 13 से 14 फरवरी को की, जिसके पश्चात वो 14 और 15 फरवरी को कतर गए। वर्ष 2015 के पश्चात श्री मोदी की संयुक्त अरब अमीरात की यह 7वीं यात्रा है। 15 के बाद जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं, 14 के बाद, तो ये 7वीं उनकी यात्रा है। संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में 27 एकड़ भूमि पर 700 करोड़ रुपए की लागत से नागर शैली से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी को मंत्रोच्चारण के बीच किया। तो कहाँ है ये, तो संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में। वहीं पश्चिमी एशिया के इस सबसे बड़े मंदिर का निर्माण बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्था, जिसने दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर सहित विश्व के अनेक देशों में मंदिर बनवाए हैं, इन्हीं के द्वारा यह मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो कहाँ, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में 700 करोड़ की लागत से। ठीक है, विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के 10 समझौतों पर हस्ताक्षर यूएई के साथ किए। इसमें यूएई में भारतीय रुपए कार्ड व यूपीआई को स्वीकार किए जाने के लिए भी एक समझौता हुआ। इसके बदले यूएई के डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म यानी आनी व जयवान को भारत में स्वीकार किया जाएगा। ठीक है, 14 फरवरी को शाम को श्री मोदी ने कतर की राजधानी दोहा पहुंचे। प्रधानमंत्री के रूप में कतर की उनकी यह दूसरी यात्रा है। ठीक है, आबू धाबी में श्री मोदी के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों द्वारा आयोजित किया गया। इसे अहलान मोदी यानी हेलो मोदी नाम दिया गया। कतर की उनकी यह यात्रा कतर द्वारा 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई के 3 दिन के बाद ही संपन्न हुई थी। दोस्तों आपको पता होगा 8 भारतीय नौसैनिक लगभग 2 सालों से ईरान में जेलों में बंद थे, तो उनको लगभग अब रिहा कर दिया गया। तो इसी एक डिप्लोमेटिक जीत है भारत की। आगे देखते हैं, इसी से रिलेटेड प्रश्न है, हाल ही में किन देश में प्रधानमंत्री मोदी ने उस देश में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया? दोहा, दुबई, अबू धाबी या शारजाह। तो ये किस देश ने, किस शहर? तो
संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में, संयुक्त अरब अमीरात के आबू धाबी में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश में भारतीय रुपए कार्ड व यूपीआई को स्वीकार किए जाने संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर हुए? तो हमने एक्सप्लेनेशन में देखा संयुक्त अरब अमीरात के साथ। भारत के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई का एक कार्यालय कहाँ खोला जाएगा? दोहा, दुबई, आबू धाबी या शारजा? तो यह खोला जाएगा दुबई में। ठीक है। आबू धाबी में श्री मोदी के सम्मान में एक विशेष कार्यक्रम वहां रह रहे भारतीय मूल के लोगों द्वारा आयोजित किया गया, जिसे क्या नाम दिया गया? तो उसे नाम दिया गया था अहलान मोदी। अगला प्रश्न, किस पड़ोसी देश के साथ वर्ष 2018 से लागू मुक्त आवाजाही व्यवस्था को सरकार ने फरवरी 2024 में समाप्त कर दिया? भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार? तो यह दोस्तों म्यांमार के साथ 2018 से यह मुक्त आवाजाही व्यवस्था लागू था, जिसे फ्री मूवमेंट रिजीम कहा जाता था। ठीक है। अब उसे क्या कर दिया गया है? उसे अब समाप्त कर दिया गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की जो बॉर्डर है म्यांमार से मिलती है, तो यहीं इन्हीं क्षेत्रों में यह लागू था। 1643 किलोमीटर की जो बॉर्डर है वो भारत म्यांमार के साथ शेयर करता है। भारत एवं म्यांमार की सीमा पर वर्ष 2018 से लागू मुक्त आवाजाही व्यवस्था फ्री मूवमेंट रिजाइम, या जिसे शॉर्ट में FMR भी कहा जाता है, को सरकार ने फरवरी 2024 में समाप्त कर दी। आपको पता होगा कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड व अरुणाचल प्रदेश तक फैली 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा FMR के तहत संचालित होती थी। सरकार की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत यह व्यवस्था 2018 में लागू की गई थी। यह व्यवस्था भारत म्यांमार सीमा के निकट रहने वाले लोगों को वीज़ा के बिना ही एक दूसरे के क्षेत्र में 16 किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति देता था। दोस्तों, इस जो व्यवस्था थी, इसमें म्यांमार के लोग भारत में 16 किलोमीटर तक अंदर आ सकते थे और भारत के लोग म्यांमार में 16 किलोमीटर तक अंदर आवाजाही कर सकते थे। सीमा पर रहने वाले लोगों को क्षेत्रीय व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच उपलब्ध कराने के लिए समझौता दोनों देशों के द्वारा संपन्न किया गया था। इस व्यवस्था का दुरुपयोग को देखते हुए FMR को बंद करने तथा सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय अब गृह मंत्रालय द्वारा फरवरी 2024 में निर्णय लिया गया। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2018 से लागू मुक्त आवाजाही व्यवस्था के तहत भारत म्यांमार सीमा के निकट रहने वाले लोगों को वीज़ा के बिना ही एक दूसरे के क्षेत्र में कितने किलोमीटर तक आवागमन की अनुमति प्रदान करती थी? तो दोस्तों, अभी हमने पढ़ा 16 किलोमीटर तक। प्रत्येक वर्ष जारी किया जाने वाला भ्रष्टाचार बोध सूचकांक किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड बैंक, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट या UNDP? तो यह ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जारी किया जाता है। आइए देखते हैं 2024 की रिपोर्ट की क्या मुख्य बातें हैं। तो यह तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। किसी भी देश के लिए भ्रष्टाचार बोध सूचकांक का मान जितना कम होगा, इस आंकड़ों के अनुसार जितना कम होगा उस देश में भ्रष्टाचार उतना ही अधिक होगा। 31 जनवरी 2024 को जारी रिपोर्ट में भारत को 180 देशों की जो लिस्ट है उसमें 93वां स्थान दिया गया है, जो देश में भ्रष्टाचार के स्तर में वृद्धि को दर्शाता है। पिछले वर्ष भारत 180 देशों में 85वें स्थान पर था, अब खिसक के चला गया है 93वें स्थान पर। इस वर्ष भी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सूची में डेनमार्क पहले स्थान तथा सबसे निचले स्थान पर दक्षिणी सोमालिया को रखा गया है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 10 डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, सिंगापुर, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, जर्मनी, लग्जमबर्ग और आयरलैंड। वहीं सर्वाधिक भ्रष्ट देशों में सबसे नीचे से आप देखते हैं तो 180 पे सोमालिया, फिर सीरिया, दक्षिणी सूडान, वेनेजुएला, यमन, ये सारे लोग हैं। तो सबसे नीचे सोमालिया है। भारत और पड़ोसी देशों की बात की जाए तो भूटान 68वें रैंक पर है, चीन 42वें, वो रैंक मैं बता रहा था, भूटान 26वें रैंक पे, चीन 76 पे, भारत 93, नेपाल 108, श्रीलंका 115, पाकिस्तान 133, बांग्लादेश 149 और अफगानिस्तान, म्यांमार 162वें स्थान पर। तो सबसे ऊपर डेनमार्क, सबसे नीचे सोमालिया, भारत 93वें, चीन 76वें। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों 23 की यह है, लेकिन 23 के आधार पर 24 में रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो रिपोर्ट इसमें क्या था भारत का स्थान? तो 93वां स्थान था। हाल ही में जारी भ्रष्टाचार बोध रिपोर्ट 2023 में दुनिया का सबसे कम भ्रष्ट देश कौन है? तो टॉप पे कौन था? तो डेनमार्क था। उसी तरह सबसे बॉटम में कौन था? तो सोमालिया था। हाल ही में किस देश की निजी कंपनी इडुएटिव मशीन्स चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व का पहला निजी कंपनी हो गया? तो यह है अमेरिका का
ठीक है। अमेरिका की निजी कंपनी इंटुएटिव मशीन्स द्वारा ओडिसियस का प्रक्षेपण स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से 15 फरवरी 2024 को किया गया था। केवल एक सप्ताह की यात्रा के पश्चात इसकी सफल लैंडिंग चंद्रमा की सतह पर हो गई। इसके साथ ही यह चंद्रमा की सतह पर अंतरिक्ष यान उतारने वाला विश्व की पहली निजी कंपनी हो गई है। इससे पूर्व यह उपलब्धि अमेरिका, रूस, चीन, भारत व जापान की सरकारी एजेंसियों को ही प्राप्त था। अब यह प्राइवेट एजेंसी पहली बार उतारी है। तो भारत के चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की थी। तो यह निजी कंपनी पहली है जो कि चंद्रमा पर सफल लैंडिंग की है। किस देश के नायब बुकेले लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु वहाँ के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं? तो नायब बुकेले कहाँ के? अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, 25वां प्रश्न। जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा काट रहे किस देश में मृत्युदंड पाए 8 पूर्व भारतीय नौसैनिकों को वहाँ की सरकार द्वारा रिहा कर दिया गया है? तो आपको याद होगा तो इसी वीडियो में मैंने भारत के कतर की यात्रा, प्रधानमंत्री की कतर की यात्रा की बात कही थी। तो कतर में ही भारतीय 8 नौसैनिकों को मृत्युदंड दिया गया था, जिसे भारतीय डिप्लोमेटिक के कारण वहाँ के सरकार द्वारा रिहा करने की घोषणा कर दी गई है। तो कतर में उन 8 भारतीयों पूर्व नौसैनिकों को 11 फरवरी 2024 को रिहा कर दिया, जिन्हें जासूसी करने के आरोप में मौत की सज़ा वहां अक्टूबर 2023 में सुनाई गई थी। इनकी रिहाई प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हाल ही में कतर की यात्रा के 3 दिन पूर्व ही कर दी गई। अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए काम करने वाले इन 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को भ्रष्टाचार और जासूसी के एक मामले में कथित रूप से शामिल रहने के कारण अगस्त 2022 में गिरफ्तार कर लिया गया था तथा कतर की एक अदालत ने इन सभी को मृत्युदंड की सजा 26 अक्टूबर को सुनाई थी। समझा जाता है कि स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कतर के अमीर से दुबई में COP28 के अवसर पर हुई बातचीत के पश्चात इनकी मौत की सज़ा कम को उम्र कैद में बदल दिया गया था तथा भारत सरकार के कूटनीतिक प्रयासों से अंततः इनकी रिहाई हो गई। रिहा किए गए भारतीय नौसेना के पूर्व कर्मियों में कैप्टन नवजोत सिंह गिल, कैप्टन सौरव वशिष्ठ, कमांडर पुनेंदु तिवारी, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कमांडर सुगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता, कमांडर अमित नागपाल और नाविक रागेश शामिल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस 9 से 10 फरवरी 2024 के बीच कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली, जकार्ता, पर्थ या मेलबर्न? तो सही उत्तर है दोस्तों, पर्थ में यह संपन्न हुआ। विदेश मंत्रालय के सहयोग से इंडिया फाउंडेशन द्वारा आयोजित 7वां हिंद महासागर सम्मेलन ऑस्ट्रेलिया में पर्थ में 9 से 10 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। अस्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का थीम था हिंद महासागर सम्मेलन एवं एक परामर्शी मंच है जो हिंद महासागर के देशों के साथ लाने के लिए कार्य करता है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग की संभावनाओं पर विचार विमर्श करना है। इस सम्मेलन का आयोजन 2016 से शुरू हुआ था तथा ऐसा पहला सम्मेलन 2016 में सिंगापुर में हुआ था। ऐसा पिछला 6ठा सम्मेलन 2023 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुई थी। तो हिंद महासागर का सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? तो ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का थीम क्या था? तो थीम था अस्थायी और सतत हिंद महासागर की ओर, टुवार्ड्स ए स्टेबल एंड सस्टेनेबल इंडियन ओशियन। अगला प्रश्न लेते हैं, 28वां प्रश्न। विभिन्न देशों के शासन में लोकतंत्र की स्थिति के आकलन हेतु लोकतंत्र सूचकांक जारी करने वाली संस्था द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट किस देश की संस्था है? जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा या डेनमार्क? तो यह संस्था है ब्रिटेन की। ठीक है, 167 देशों की हाल ही में सूची जारी की गई। तो इसमें विश्व में सर्वश्रेष्ठ स्थान, सबसे ऊपर रैंकिंग था नॉर्वे का, जबकि सबसे निचले यानी 167वां स्थान अफगानिस्तान का था। इससे एक पायदान ऊपर यानी नीचे से सेकेंड लास्ट म्यांमार का है। भारत के लिए यह सूचकांक 7.18 आकलित किया गया तथा 167 देशों में लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान 41वां है, जो पिछले वर्ष 46वां था। तो उसमें सुधार हुआ है। भारत की रैंकिंग में 5 पायदान की सुधार हुई है। स्थिति में लगातार सुधार के बावजूद सूचकांक के इन मान में भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र यानी फ्लॉड डेमोक्रेसी की स्थिति रिपोर्ट में बताई गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टॉप 3 कौन कौन, नॉर्वे, न्यूजीलैंड, आइसलैंड। टॉप बॉटम 3
सबसे नीचे अफगानिस्तान, उससे थोड़ा ऊपर म्यांमार, उससे ऊपर उत्तर कोरिया। भारत के पड़ोसी देशों की बात कर ली जाए तो भारत 41वें स्थान पर, श्रीलंका 70वें, बांग्लादेश 75वें, भूटान 81वें, नेपाल 98, पाकिस्तान 118, चीन 148, म्यांमार 167 और अफगानिस्तान 167। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 24 देश जो है वो पूर्ण लोकतंत्र में है, पूर्ण लोकतंत्र में 50 देश, संकर शासन में 34 और सत्तावादी शासन में 59 देश है। सूचकांक में जो पूर्ण 8 या उससे अधिक अंक आते हैं तो आपको पूर्ण लोकतंत्र का यानी फुल डेमोक्रेसी है आपके कंट्री में। 6 और 8 के बीच आती है तो आपका दोषपूर्ण लोकतंत्र है, तो भारत दोषपूर्ण लोकतंत्र में आता है क्योंकि 7.8 है भारत की रैंकिंग, भारत के अंक। हाइब्रिड रिजाइम यानी संकर शासन कब, तो 4 से 6 के बीच में हाइब्रिड शासन, और सत्तावादी शासन माने ऑथोरिटेरियन रिजाइम 4 से कम अगर आपका अंक है तो ये आता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिएगा 1-2 बार इसको अच्छे से। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में शीर्ष स्थान किसका है, तो नॉर्वे है शीर्ष स्थान पे। सबसे निचले स्थान पे कौन है, तो अफगानिस्तान है सबसे निचले स्थान पर। भारत की रैंकिंग क्या है, तो भारत 41वें स्थान पर है। हाल ही में जारी लोकतंत्र सूचकांक 2023 के अनुसार भारत की लोकतंत्र की स्थिति है क्या है, तो दोषपूर्ण लोकतंत्र की स्थिति में है। लोकतंत्र सूचकांक 2023 के संबंध में कौन सा सही है, मिलान है, तो भूटान 81, नेपाल 98, पाकिस्तान 118, चीन 148, तो सभी मिलान सही है। किस रोबोट के जरिए हाल ही में अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला सफल परीक्षण संपन्न हुआ, तारा रोबोट, मीरा रोबोट, एलिना रोबोट या अलेक्सा रोबोट, तो मीरा रोबोट ने हाल ही में अंतरिक्ष में सर्जरी का काम किया। दोस्तों, धरती पर रहते हुए चिकित्सकों ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रोबोटिक सर्जरी का सफल परीक्षण 10 फरवरी 2024 को किया। इसके लिए इस्तेमाल किए गए रोबोट को मीरा MIRA यानी मिनिएटोरिज्म इन वीवो रोबोटिक असिस्टेंट नाम दिया गया है। केवल 2 पाउंड वजन का मीरा एक रोबोटिक सिलेंडर है। मीरा रोबोट का विकास कई वर्षों के परिश्रम एवं प्रयास के पश्चात नासा के सहयोग से नेब्रास्का लिंकन यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर सेन फरीटर व उनकी टीम ने किया है मीरा रोबोट। ठीक है, हाल ही में 9वां रायसीना संवाद कहाँ संपन्न हुआ, तो ये दोस्तों रायसीना संवाद भारत में ही होता है हर साल, तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ रायसीना संवाद। रायसीना डायलॉग भू राजनीतिक व भू आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए भारत की पहल पर 2016 से आयोजित किया जाने वाला एक वार्षिक सम्मेलन है, जिसका आयोजन भारत के विदेश मंत्रालय व दिल्ली स्थित थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन यानी ORF के द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के साथ साझेदारी में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के तत्वाधान में 9वीं रायसीना डायलॉग नई दिल्ली में 21 से 23 फरवरी को संपन्न हुई। 21 फरवरी को सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। हेलेनिक रिपब्लिक यानी ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस इस वर्ष इस सम्मेलन के मुख्य अतिथि के साथ साथ उद्घाटन सत्र के प्रमुख वक्ता भी थे। तो 9वें रायसीना संवाद के मुख्य अतिथि कौन है, क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस, और उद्घाटन के प्रमुख वक्ता भी थे उद्घाटन सत्र के। इस वर्ष इस सम्मेलन का थीम क्या था, तो चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। कॉन्फ्लिक्ट्स, चतुरंगा, कॉन्फ्लिक्ट्स, कॉन्टेस्ट, कोऑपरेट एंड क्रिएट। आगे बढ़ते हैं। 9वें रायसीना संवाद में मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए, तो ग्रीस के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न 9वें रायसीना संवाद का थीम क्या था, तो थीम था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और निर्माण। अगला प्रश्न, चीनी सत्र माने चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य FRP में कितने रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है, तो चीनी के मूल्य में वृद्धि की गई है। जैसे MSP होता है ना अनाज में, तो चीनी में होता है FRP, इसमें 25 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। यानी 2023-24 में 315 रुपये प्रति क्विंटल था, तो 2024-25 में बढ़ा करके 340 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। सरकार ने चीनी सत्र 2024-25 के लिए गन्ने का उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया है, तो 340 कर दिया है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ष 2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPF जमाओं पर ब्याज दर में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, तो 0.10%। जो 22-23 में 8.15 था, अब 23-24 में बढ़ के हो गई है 8.25। ठीक है,
2023-24 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि जमाओं पर ब्याज दर बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो 8.25 हो गया है। दिसंबर 2023 के अंत तक देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो देश में दिसंबर 2023, याद रखिए दोस्तों, दिसंबर 2023 के अंत तक देश में टेलीफोन कंपनियों उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1190.33 मिलियन थी। याद रखिएगा 1190.33 मिलियन। दिसंबर 2000 ट्राई जो है हर साल ये सूची जारी करता है, फरवरी में जारी होती है और दिसंबर तक की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। तो दिसंबर 2023 के अंत में देश में टेलीफोन कनेक्शन आदि के संबंध में विस्तृत आंकड़े ट्राई द्वारा 22 फरवरी को जारी किए गए। ट्राई के इन आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1190.33 मिलियन थी। इनमें 1158.49 मिलियन उपभोक्ता वायरलेस टेलीफोन के तथा वायरलेस वाले कितने थे, 31.84। तो वायर वाले का धीरे धीरे प्रचलन खत्म होते जा रहा है, वो आंकड़े में भी आप देख सकते हैं, वायरलेस और वायर वाले। एक वर्ष पूर्व दिसंबर 2022 की तुलना में यह 1.70% की वृद्धि हुई है। दिसंबर 2022 के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की कुल संख्या थी 1170.38 मिलियन और दिसंबर 2023 में यह कितनी हो गई है, 1100 यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है दोस्तों। दिसंबर 2023 में के अंत में देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं में शहरी उपभोक्ताओं का प्रतिशत था 55.66, तो ग्रामीण उपभोक्ताओं का प्रतिशत था 44.34%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। दिसंबर 2022 की तुलना में दिसंबर 2023 के अंत तक देश में टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो 1.70% की वृद्धि हुई है। हाल ही में ट्राई द्वारा जारी टेलीफोन उपभोक्ताओं से संबंधित रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा गलत है, तो वायरलेस टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 1158.49 मिलियन सही है। वायरलाइन टेलीफोन उपभोक्ताओं की संख्या 31.84 मिलियन, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का प्रतिशत 55.66, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्र में उपभोक्ताओं का प्रतिशत 44.34%, ये भी सही, यानी उपरोक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2023 के अंत तक देश में टेलीफोन के शहरी उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, प्रतिशत तो हमने देख लिया, अब आंकड़े में देखते हैं। तो शहरी कितने थे और ग्रामीण कितने थे, तो शहरी जो थे वो थे 662.56 मिलियन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आंकड़ों को एक बार समझते हैं। 2023 के अंत तक टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या कितनी थी, तो 1190.35। इसमें वायरलेस हो गया 1158 और वायरलाइन हो गया 31.84। शहरी उपभोक्ताओं का संख्या था 633.44 मिलियन, ठीक है, वायरलेस और वायरलाइन के साथ 29, यानी 662.50 शहरी उपभोक्ता और ग्रामीण उपभोक्ता 527.77, यहाँ टोटल 527.8। उसी तरह आप टेली डेंसिटी क्या है, तो प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या। तो देश में टेली डेंसिटी कितनी है, देश में टेली डेंसिटी है 85.23, यानी 100 लोगों में 85 लोगों के पास टेलीफोन का कनेक्शन है। इसमें शहरी क्षेत्रों में जो है टेली डेंसिटी ज़्यादा है 133.76, यानी 100 लोगों में 133 मोबाइल कनेक्शन है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में 100 लोगों में 58.56 लोगों के पास ही मोबाइल कनेक्शन है, ठीक है। यहाँ पे आप पूरा आंकड़ा देख सकते हैं, आगे हम समझेंगे भी इसे। दिसंबर 2023 के अंत में टेलीफोन में शहरी उपभोक्ताओं की संख्या 662.56 मिलियन थी, हमने देखा। इनमें 633.44 मिलियन उपभोक्ता वायरलेस टेलीफोन के व 29.12 मिलियन वायरलाइन टेलीफोन के कनेक्शन थे। एक वर्ष पूर्व, इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग ताज़ा ही देखेंगे। टेलीफोन कनेक्शनों की उपयुक्तानुसार संख्या के चलते देश में टेली डेंसिटी जो है, जो प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या 2023 में कितना हो गई है,
85.23%, यानी 100 में 85 लोगों के पास टेलीफोन कनेक्शन है। और शहरी में 133 और ग्रामीण क्षेत्रों में 58.56% है। ठीक है। और पिछले वर्ष 2022 में टेली डेंसिटी कितना था, तो 84.56, और अब कितना हो गया है, 85.23। दिसंबर 2023 के अंत में देश में सबसे कम टेली डेंसिटी जो थी, यानी 100 लोगों में, वो बिहार में था। 56.43 लोगों के पास मोबाइल कनेक्शन था। उसके बाद उत्तर प्रदेश का आता है 66.57, उसके बाद मध्य प्रदेश का आता है 67.82, जबकि सर्वाधिक टेली डेंसिटी था दिल्ली में। प्रत्येक 100 लोगों पर 278.28 मोबाइल कनेक्शन थे। दूसरे नंबर पर कौन है, तो केरल। यहाँ प्रत्येक 100 लोगों पर 121.77 मोबाइल कनेक्शन है। तो तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है, जहाँ 120.12 मोबाइल कनेक्शन है प्रत्येक 100 लोगों पर। यही है टेली डेंसिटी। दिसंबर 2023 के अंत तक देश में टेलीफोन में के ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या कितनी थी, तो ग्रामीण उपभोक्ताओं की संख्या थी 527.77, शहरी की संख्या 562.56 और ग्रामीण 527.77। आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 के अंत तक देश में टेली डेंसिटी के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो टेली डेंसिटी मतलब प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या सही है। देश में टेली डेंसिटी 85.23% है, ये भी सही है। शहरी क्षेत्रों में टेली डेंसिटी 133.76% है, ये भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में टेली डेंसिटी 58.56% है, तो ये भी सही है, यानी सारे ही विकल्प सही है। दिसंबर 2023 के अंत तक देश में सर्वाधिक टेली डेंसिटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, तो हमने देखा 231, प्रत्येक 100 लोगों पर 231 कनेक्शन है। कहाँ, तो दिल्ली में है भाई, दिल्ली। और सबसे कम कितना था, बिहार। दिसंबर 2023 के अंत तक देश में सबसे कम टेली डेंसिटी किस राज्य में है, तो बिहार में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिसंबर 2023 के अंत तक देश में वायरलेस फ़ोन सेवा बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसकी है, रिलायंस जियो, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या बीएसएनएल। तो सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है ना, रिलायंस जियो की है। यहाँ पे आप आंकड़े देख सकते हैं। रिलायंस जियो के पास कितने शेयर है, तो 39.6%। देश में जितने भी मोबाइल कनेक्शन है, वायरलेस मोबाइल कनेक्शन है, उसमें से रिलायंस जियो के पास प्रतिशत शेयर है 39.69, यानी लगभग 40%। 100 में से 40 लोग रिलायंस जियो यूज करते हैं। भारती एयरटेल कितने, तो 32.95 लोग भारती एयरटेल। वोडाफोन आइडिया कितना, तो 19.25% वोडाफोन आइडिया। बीएसएनएल और बीएसएनएल ने 7.94, और फिर बस यही 3 बड़ी कंपनियां जो पूरे बाजार को हाईजैक कर ली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपया से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो इसे बढ़ा करके कर दिया गया है 21,000 करोड़ रुपया। ठीक है। हाल ही में किसे आईआरसीटीसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, संजय कुमार जैन, डॉक्टर समीर शाह, उपेंद्र द्विवेदी या पीएस दिनेश कुमार। तो सही उत्तर है दोस्तों, संजय कुमार जैन आईआरसीटीसी के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। इनके बारे में सारी जानकारी आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। अब हम लेके बार देखते हैं नियुक्तियाँ, इन महीनों में नियुक्तियाँ जो है। आईआरसीटीसी के चेयरमैन संजय कुमार जैन, बीबीसी के नए चेयरमैन भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह, भारतीय तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अर्जुन मुंडा, एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह, भारतीय थल सेना के उप प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी। उस समय में उप प्रमुख थे, अब वो प्रमुख बन गए हैं। भारत में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक उच्चायुक्त कौन है, शाह अहमद वराइच। और विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष आलोक कुमार। एक करके सारे नियुक्तियों को देखते हैं। हाल ही में भारतीय मूल के किस व्यक्ति ने बीबीसी के नए चेयरमैन के रूप में अपना कार्यभार संभाला है, तो इसका सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर समीर शाह। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीबीसी के नए चेयरमैन भारतीय मूल के डॉक्टर समीर शाह। इनके बारे में आप पूरी जानकारी वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट, हाल ही में किसे भारतीय तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है दोस्तों, तो अर्जुन मुंडा को भारतीय तीरंदाजी संघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष पुनर्निर्वाचित हुए हैं, कौन निर्वाचित हुए हैं, जय शाह। एशियाई क्रिकेट, अब तो वो आईसीसी के, वर्तमान में जो है वो आईसीसीआई के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, तो ये जनवरी में ये चुने हुए थे।
निम्न में से किसे भारत में पाकिस्तान का नया कार्यवाहक उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो भारत में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक हैं शाह अहमद। पिक्चर में आप उनकी तस्वीर देख सकते हैं। भारत में पाकिस्तान के नए कार्यवाहक उच्चायुक्त शाह अहमद वाराइच। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हिंदू परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष है आलोक कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लोकपाल का नया अध्यक्ष बनाया गया है? तो नए लोकपाल अध्यक्ष है न्यायमूर्ति M.A. खानविलकर। न्यायमूर्ति M.A. खानविलकर लोकपाल के नए अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश है अरुण भंसाली। न्यायमूर्ति अरुण भंसाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश है न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह। चक्रधारी शरण सिंह उड़ीसा के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेघालय उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वो है न्यायमूर्ति S. वैद्यनाथ। तो एक एक करके हमने देखा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, राजस्थान उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव, उड़ीसा उच्च न्यायालय के तो चक्रधारी शरण सिंह और मेघालय उच्च न्यायालय के M.S. वैद्यनाथ। एक एक करके आपने याद कर लिया होगा। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कौन मुख्य न्यायाधीश चुने गए हैं? तो वो है न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई, गुवाहाटी के हो गए। और उत्तराखंड के कौन चुने गए हैं? तो उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहली मुख्य, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है वही है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो वह नियुक्त किया गया है न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। और यह उत्तराखंड उच्च न्यायालय में पहली महिला मुख्य न्यायाधीश भी है। कौन? उत्तराखंड के न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में देश का सर्वोच्च 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किसे प्रदान किया गया? तो 2023 का 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य और गीतकार गुलजार, इन दोनों को ही प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया है दोस्तों इस साल तो ओपेनहाइमर। ओपेनहाइमर ओपेनहाइमर यही एक नाम गूंजता रहा पूरे साल। ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स बाफ्टा के वर्ष 2024 के 77वें पुरस्कार का वितरण लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 18 फरवरी 2024 को किया गया। क्रिस्टोफर नोलन द्वारा निर्देशित फिल्म ओपेनहाइमर की इस वर्ष इन पुरस्कारों में धूम रही। सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित सर्वाधिक 7 पुरस्कार इन पुरस्कारों के तहत ओपेनहाइमर को दिए गए। इन फिल्मों को सर्वाधिक 13 श्रेणियों में नामांकन भी हुआ था, जिसमें 7 में उसे पुरस्कार मिले। दूसरे स्थान पर 5 पुरस्कार योर्गोस लैथिमोस द्वारा निर्देशित फिल्म पुअर थिंग्स को प्राप्त हुए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के अतिरिक्त कॉस्ट्यूम, मेकअप, प्रोडक्शन डिजाइन व विजुअल इफेक्ट्स के लिए इन्हें यह पुरस्कार किए गए। एक बार देख लेते हैं हम लोग प्रमुख पुरस्कार। तो सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार ओपेनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तो ओपेनहाइमर को। सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म तो जर्मन पॉलिश फिल्म जो थी द जोन ऑफ इंटरेस्ट को दिया गया। मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार फिल्म पुअर थिंग्स की अभिनेत्री एमा स्टोन को दिया गया। तो वहीं मुख्य भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दोस्तों ओपेनहाइमर के सिलियन मर्फी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री जो थी वह 20 डेज इन मारियुपुल। और सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हीरोइन बाफ्टा फेलोशिप पुरस्कार दिया गया तो ब्रिटिश कॉस्ट्यूम डिजाइनर सैंडी पावेल को। अब एक एक करके इसको हम लोग याद करेंगे प्रश्न के माध्यम से। 77वें बाफ्टा फिल्म पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्देशक ओपेनहाइमर के डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया? तो दोस्तों सिलियन मर्फी, और ओपेनहाइमर के अभिनेता सिलियन मर्फी को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह दिया गया दोस्तों पुअर थिंग्स की अभिनेत्री एमा स्टोन को दिया गया।
और उसी तरह किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ गैर अंग्रेजी फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया, तो यह दिया गया है द जोन ऑफ इंटरेस्ट। नेक्स्ट है बाफ्टा पुरस्कार फिल्म पुरस्कार 2024 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है, तो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री 20 डेज इन मारियोपुल सही है। सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फिल्म द बॉय एंड द हीरोइन ये भी सही है। बाफ्टा फेलोशिप किसे दिया गया, सैंडी पॉवेल को। तो यह तीनों ही विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर के लेखक कौन है। इस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों, तो दोस्तों यह लेखक है रघुराम राजन व रोहित लांबा ने इस बुक के राइटर है। यहाँ पे देख लेते हैं दोस्तों, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, रघुराम जी राजन व रोहित लांबा। 11 रूल्स फॉर लाइफ ये चेतन भगत की पुस्तक है। 14 डेज मार्गरेट एटवुड की पुस्तक है। और कीप योर फ्रेंड्स क्लोज ली कोनेन की ये पुस्तक है। एक एक करके देखते हैं। पुस्तक 11 रूल्स फॉर लाइफ के लेखक कौन है, तो यह इसके अभी हमने चर्चा की चेतन भगत है। पुस्तक 14 डेज के लेखक कौन है, तो मार्गरेट एटवुड है। और पुस्तक कीप योर फ्रेंड्स क्लोज के लेखक कौन है, तो लिक कोहेन ये इस पुस्तक की लेखिका है। भारतीय नौसेना चालू वर्ष 2024 को किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो भारतीय नौसेना ने वर्ष 2024 को ईयर ऑफ नेवल सिविलियन मनाने की घोषणा की है। वर्ष 2024 का आदि महोत्सव, जिसे राष्ट्रीय जनजाति महोत्सव के नाम से प्रायः जाना जाता है, हाल ही में कहाँ मनाया गया, नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या गांधीनगर, तो यह गांधीनगर में मनाया गया। हाल ही में भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया नई दिल्ली में। विभिन्न प्रकार के उत्पादों की प्रदर्शनी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन नई दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में 1 से 13 फरवरी 2024 को हुआ। देश विदेश की 800 से अधिक कंपनियों ने अपना उत्पादों का प्रदर्शन इस प्रदर्शनी में किया। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट के अतिरिक्त इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, साइकिल्स व ई बाइक्स, बैटरीज, कंस्ट्रक्शन से संबंधित उपकरण इस उत्पाद में शामिल थे। हाल ही में भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह भी नई दिल्ली में किया गया। हाल ही में 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला का आयोजन कहाँ किया गया, तो यह किया गया फरीदाबाद में। सांस्कृतिक विविधता, हस्तशिल्प व कला का प्रसिद्ध 37वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला हरियाणा के फरीदाबाद में 2 से 18 फरवरी 2024 को संपन्न हुआ। इस मेले का जो थीम राज्य था वह गुजरात था। मेले में भागीदार पार्टनर देश का दर्जा तंजानिया को प्रदान किया गया था। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव हरियाणा के फरीदाबाद में, थीम स्टेट गुजरात और पार्टनर कंट्री तंजानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई दिल्ली में 10 से 18 फरवरी 2024 के बीच संपन्न 51वां विश्व पुस्तक मेला किस देश को विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया गया था, तो दिया गया था सऊदी अरब को। राष्ट्रीय पुस्तक न्यास यानी नेशनल बुक ट्रस्ट व भारत व्यापार संवर्धन संगठन के संयुक्त तत्वावधान में नई दिल्ली में 51वां विश्व पुस्तक मेला 10 से 18 फरवरी 2024 को प्रगति मैदान में संपन्न हुआ। भारत के अतिरिक्त 14 अन्य देशों के प्रकाशकों ने भी अपने स्टॉल मेले में लगाए। सऊदी अरब को मेले में विशिष्ट अतिथि का दर्जा दिया गया। इस वर्ष के पुस्तक मेले की थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा यानी मल्टीलैंग्वेज इंडिया ए लिविंग ट्रेडिशन थी। अगला प्रश्न लेते हैं दोस्तों, 5 वर्षों के अंतराल के पश्चात भारतीय वायुसेना ने अपना वायु शक्ति अभ्यास 2024 कहाँ संपन्न किया, तो यह संपन्न किया जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देख सकते हैं प्रमुख युद्धाभ्यास। तो वायु शक्ति भारतीय वायुसेना द्वारा 17 फरवरी 2024 को कहाँ, राजस्थान के जैसलमेर में। और मिलन 2024 युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना द्वारा ही ये भी आयोजित किया गया 17 से 19 फरवरी के बीच विशाखापट्टनम में। और 5वां धर्म गार्डियन युद्धाभ्यास भारत और जापान की थल सेनाओं के बीच 25 फरवरी 2024 को आयोजित हुआ कहाँ, तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। अगला क्वेश्चन भी यही है, भारतीय नौसेना ने अपना सबसे बड़ा संयुक्त नौसैनिक अभ्यास मिलन 24 19 से 27 फरवरी 2024 के बीच कहाँ संपन्न हुआ, तो यह कहाँ हुआ, तो विशाखापट्टनम में। 9 दिन के इस नौसैनिक अभ्यास में अमेरिकी, फ्रांस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया सहित 50 देशों की नौसेनाएं शामिल थे। मिलन भारतीय नौसेना का द्विवार्षिक युद्धाभ्यास है जिसकी शुरुआत 1995 में केवल 4 देशों इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड के साथ हुआ था। ठीक है, आज 50 देश शामिल होते हैं। भारतीय सेना ने
किस देश के साथ मिलकर धर्म गार्डियन 2024 का संयुक्त अभ्यास किया? तो हमने देखा था जापान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस वर्ष कर्पूरी ठाकुर व लाल कृष्ण आडवाणी के पश्चात और कितने विभूतियों के भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा राष्ट्रपति द्वारा की गई? तो टोटल मिलाकर 5 लोगों की गई थी, जिसमें कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी। तो क्वेश्चन में है कि कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी के पश्चात 3 लोगों को, ठीक है, 3 लोगों को, टोटल 5 लोग। कौन कौन? चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव जो प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, हरित क्रांति जो उससे संबंधित है, लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर। इसमें कर्पूरी ठाकुर का संबंध बिहार से है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री श्री कर्पूरी ठाकुर व देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री व भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा एक सप्ताह के भीतर ही 9 फरवरी 2024 को 2 पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह व PV नरसिम्हा राव तथा देश के हरित क्रांति के जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को देश का सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। इन तीनों को देश का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत प्रदान करने की घोषणा की गई है। इन्हें शामिल करते हुए देश में भारत रत्न से सम्मानित कुल संख्या अब 53 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वर्ष यानी 2024 में निम्न में से किन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी, तो सही है। चौधरी चरण सिंह व PV नरसिम्हा राव, तो ये भी सही है। डॉक्टर M स्वामीनाथन, तो ये भी सही है। उपरोक्त सभी को यानी उपरोक्त 5 को भारत रत्न 2024 प्रदान किया गया। वैज्ञानिक शोध हेतु 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? प्रोफेसर अदिति सेन को 2023 का घनश्याम दास बिरला पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन। ICC अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट 2024 किस देश ने जीता? दक्षिण अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड। तो यह ICC अंडर-19 विश्व क्रिकेट कप का विजेता भी ऑस्ट्रेलिया ही रहा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर अंडर-19 ICC विश्व कप जीता था। ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर का सीनियर वर्ल्ड कप भी भारत को हराकर ही जीता था। तो दक्षिण अफ्रीका के मेज़बानी में 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 को खेले गए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 15वें अंडर-19 विश्व कप फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रनों से हराकर चौथी बार यह कप जीतने में सफलता प्राप्त की। भारत ने सर्वाधिक 5 बार 50 ओवरों का ये अंडर-19 विश्व कप जीता है। 2-2 वर्ष के अंतराल पर होने वाले इस टूर्नामेंट का आगामी आयोजन जो नेक्स्ट अंडर-19 विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट होगा 50 ओवर का, वह जिम्बाब्वे व नामीबिया की मेजबानी में 2026 में होगा। अनिल कुंबले के बाद टेस्ट क्रिकेट में 500 से ज़्यादा विकेट लेने वाले भारत के दूसरे तथा दुनिया के 9वें गेंदबाज कौन बन गए? अश्विन, जडेजा, शमी या बुमराह? तो यह बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन ने भारत की तरफ से 98 मैच खेले हैं और 500 से ज़्यादा उन्होंने विकेट हासिल किए। यहाँ पे आप एक तरफ देख सकते हैं सूची जो टॉप विकेट टेकर है दुनिया के, तो मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट के साथ टॉप पे है। उसके बाद शेन वार्न 708, उसके बाद जेम्स एंडरसन 695, अनिल कुंबले 619, स्टुअर्ट ब्रॉड 604, ग्लेन मैकग्रा 563, कॉर्टनी वाल्स 519, NM लियोन 517, नाथन लियोन और रविचंद्र अश्विन 500 विकेट लेके। उसके नीचे डेल स्टेन है। ठीक है, तो 98 मैचों में इन्होंने यह 500 विकेट का अपने नाम के। मुथैया मुरलीधरन ने 87 मैचों में 500 विकेट लिए थे। अनिल कुंबले ने 105 मैचों में, शेन वार्न ने 108 और ग्लेन मैकग्रा ने 110। तो सेकंड टॉपर है 500 विकेट लेने वाले में सबसे तेज। भारत के स्पिन गेंदबाज रविचंद्र अश्विन ने अपने टेस्ट के करियर का 500वां विकेट 16 फरवरी 2024 को राजकोट में इंग्लैंड के विरुद्ध टेस्ट क्रिकेट के तीसरे मैच में लिया। 500 टेस्ट विकेट लेने वाले वह अनिल कुंबले के बाद भारत के दूसरे तथा विश्व के 9वें गेंदबाज है। अश्विन ने यह उपलब्धि अपने करियर के 98वें टेस्ट मैच में प्राप्त की। टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक 800 विकेट लेने का रिकॉर्ड श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन को है। 9वीं नई दिल्ली मैराथन दौड़ 2024 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन रहे? तो पुरुष वर्ग के विजेता रहे गोपी थोनाकल। नई दिल्ली में 25 फरवरी 2024 को संपन्न 9वीं अपोलो टायर्स नई दिल्ली मैराथन दौड़ में पुरुष वर्ग के एशिया मैराथन के पूर्व विजेता सेना के गोपी थोनाकल व महिला वर्ग में अश्विनी मदान जाधव विजेता रही। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वही है कि महिला वर्ग में किसने जीता? तो अश्विनी मदान जाधव ने। 2024 के बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय महिला टीम ने निम्न में से कौन सा पदक जीता? स्वर्ण, रजत, कांस्य, इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय महिला टीम ने एशियाई
बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। बैडमिंटन एशिया व बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ मलेशिया के तत्वावधान में मलेशिया के शाह आलम में 13 से 18 फरवरी 2024 को संपन्न 2024 की बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारत की महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता। स्वर्ण पदक के लिए थाईलैंड की टीम को फाइनल में 3-2 से पीवी सिंधु के नेतृत्व वाली भारतीय टीम ने पराजित किया। तीसरा संयुक्त स्थान इंडोनेशिया व जापान का रहा। इस टूर्नामेंट में पुरुष वर्ग के खिताब चीन ने जीता, जबकि मेज़बान मलेशिया को दूसरा स्थान व तीसरा संयुक्त स्थान जापान व दक्षिण कोरिया का रहा। तो पुरुषों का किसने जीता? चीन ने। किसको हराकर? मलेशिया को हराकर। और महिलाओं का भारत ने जीता। किसको हराकर? थाईलैंड ने हराकर। ठीक, इस द्विवार्षिक टूर्नामेंट का आगामी जो आयोजन होगा वो 2026 में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेविस कप प्ले ऑफ दौर में के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को हराया। किस स्कोर से? 4-1 से, 4-0 से, 3-2 से या 5-0 से? तो 4-0 के स्कोर से भारत ने डेविस कप टेनिस में हराया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 13 से 31 जनवरी 2024 के बीच छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ खेला गया? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरल? तो सही उत्तर है दोस्तों, यह खेला गया तमिलनाडु में। ठीक है, खेल मंत्रालय की पहल पर खेलो इंडिया की श्रृंखला के छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में यह नहीं हो सका था तो 24 में हुआ, तो 23 के नाम से ही 2023 तमिलनाडु में 19 से 31 जनवरी 2024 को खेला गया। तमिलनाडु के 4 शहरों चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई व त्रिची में इसकी विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन हुआ। वीरा मंगई इन खेलों की शुभंकर थी। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुभंकर मस्कट क्या था? वीरा मंगई। भारतीय रानी वेलु नचियार, जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध युद्ध छेड़ा था, को प्यार से वीरा मंगई कहा जाता था। उन्हीं के नाम पर इसका शुभंकर रखा गया। 36 राज्यों व केंद्रशासित क्षेत्रों के 5,630 से अधिक खिलाड़ियों ने 13 दिन तक चले इन खेलों में विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। 57 स्वर्ण, 48 रजत व 53 कांस्य पदकों सहित कुल 158 पदकों के साथ गत विजेता महाराष्ट्र ने पदक तालिका में शीर्ष स्थान इस बार भी प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से है। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का शुभंकर क्या था? तो वीरा मंगई। वीरा मंगई के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन में भी बता दिया। 99वां प्रश्न, हाल ही में तमिलनाडु में आयोजित छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य था? तो शीर्ष स्थान पर कौन था? महाराष्ट्र। कितने पदक जीते थे महाराष्ट्र ने? टोटल 158, जिसमें 57 स्वर्ण, 48 रजत और 53 कांस्य पदक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले स्थान पर महाराष्ट्र, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु, तीसरे स्थान पर हरियाणा। बिहार किसने स्थान पर था? तो 21वें स्थान पर बिहार था। 2 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित कुल 5 पदकों के साथ बिहार 21वें स्थान पर और महाराष्ट्र 158 पदकों के साथ पहले स्थान पर था। छठे खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 के पदक तालिका में शीर्ष पर रहे महाराष्ट्र ने कुल कितने स्वर्ण पदक जीते? तो कुल 57 स्वर्ण पदक महाराष्ट्र ने जीता। दोस्तों, तो आज का जो ये वीडियो है अप्रैल 2024 प्रतियोगिता दर्पण का, वो यहीं पे समाप्त हुआ। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टडी अफेयर।